स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ। आई एम श्रीमी श्रीवास्तव और आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट एंड कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी। नाउ दिस इज द लास्ट एक्ट व्हिच वी आर डिस्कसिंग फ्रॉम दिस सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन। उसके बाद हम कोड को देखेंगे और कोड में क्या क्या चेंजेस हुए हैं एग्जिस्टिंग लॉ से, वो भी हम आज के इस सेशन में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद द सेशन नाउ। इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि स्टडी IQ प्रोवाइड करता है आपको क्रैश कोर्स EPFO के लिए। तो क्योंकि अब बहुत ही कम टाइम बचा है और आपको अपने पूरे सिलेबस को अगर कंप्रिहेंसिव तरीके से कवर अप करना है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आई वुड से यू मस्ट गो एंड एनरोल योरसेल्फ टू दिस पर्टिकुलर क्रैश कोर्स, और जो आपके दोनों ही एग्जाम को हेल्प करेगा, चाहे वो आपका EO एग्जामिनेशन हो, AO एग्जामिनेशन हो या फिर आपका APFC एग्जामिनेशन हो, राइट। तो इस क्रैश कोर्स में आप लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, अपने सारे डाउट्स को सॉल्व कर सकते हैं और आप हमारे इस लाइव क्लासेस में जुड़कर अपने पूरे सिलेबस को कवर अप कर सकते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो आई प्रिज्यूम दैट GS वाला पार्ट, तो बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स माइट बी गिविंग UPSC एग्जाम एज वेल, तो उनका GS वाला पार्ट तो काफी हद तक कवर अप होगा। तो नॉन GS पार्ट के लिए जैसे आपका इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉ हो गया, कॉन्स हो गया, इंग्लिश एंड ऑल, फॉर ऑल दोज थिंग्स यू कैन जस्ट टेक दिस क्रैश कोर्स और अपने सारे डाउट्स, सारी चीजें आप कवर अप कर सकते हैं इस क्रैश कोर्स से। सो ये क्रैश कोर्स आपको मिलेगा मैक्सिमम डिस्काउंट पे अगर आप यूज करेंगे प्रोमो कोड श्री लाइव। तो जैसे ही आप प्रोमो कोड श्री लाइव यूज करते हैं आपको मिलता है मैक्सिमम डिस्काउंट और ये कोर्स मिल जाएगा आपको सिर्फ 3,999 रुपए में, राइट। एंड आई एम टीचिंग हियर इन दिस पर्टिकुलर बैच लेबर लॉ एंड द इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड द लेबर लॉ। तो सब कुछ इन रिस्पेक्ट ऑफ लेबर लॉ, सारे एक्सपेक्ट्स को कवर अप करते हैं, सारे एक्ट्स जो भी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स क्या है उसके पीछे, MCQs किस तरीके से आते हैं, तो ये सारी चीजें हम इस क्रैश कोर्स में कवर अप करते हैं। सो अभी तक अगर आपने एनरोल नहीं किया है तो जस्ट गो एंड एनरोल योरसेल्फ सो दैट यू कैन प्रिपेयर वेल फॉर योर एग्जामिनेशन। एंड हाँ, डू नॉट फॉरगेट टू यूज द कोड STREELIFE फॉर द मैक्सिमम डिस्काउंट। नाउ यू कैन कनेक्ट मी ऑन टेलीग्राम और इंस्टाग्राम, एंड टेलीग्राम पे आप सर्च कर सकते हैं श्रीमी श्रीवास्तव के नाम से। सिमिलरली इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं सेम यूजर नेम से। कोई भी डाउट हो इन रिस्पेक्ट ऑफ एग्जामिनेशन, कोर्स या फिर सेशन, यू कैन रीच मी आउट ऑन बोथ दीज सोशल मीडिया हैंडल। आज की सेशन की PPT या फिर जो भी कंटेंट मैं क्लास में यूज करती हूँ वो आप कलेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से सर्च करके श्रीमी श्रीवास्तव। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट। अब ये एक्ट लेकर क्यों आए, क्यों बनाया हमने मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट? सी इसलिए जस्ट बिकॉज जो इंडिपेंडेंट वुमेन्स हैं, जो वर्किंग क्लास की वुमेन हैं, उनको ये चीज इंश्योर करने के लिए कि वो ओवरकम कर सकती हैं अपना स्टेट ऑफ मदरहुड, राइट। पीसफुली डिग्निफाइड मैनर में वो अपना स्टेट ऑफ मदरहुड को ओवरकम कर सकती हैं ना। उनके दिमाग में ये फियर नहीं होना चाहिए कि जस्ट बिकॉज अब वो प्रेग्नेंट है तो उनको जॉब से निकाल दिया जाएगा, या फिर वो अपनी अर्निंग कहाँ से करेंगे क्योंकि वो प्रेग्नेंट हो गई है। तो इन सारे फियर्स को हटाने के लिए ये पर्टिकुलर एक्ट को इनैक्ट किया गया। नाउ मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट बेसिकली एम्प्लॉयमेंट को प्रोटेक्ट करता है वर्किंग क्लास की वुमेन्स को के रिस्पेक्ट में, राइट। तो जो भी वर्किंग क्लास की वुमेन्स हैं उनको ये प्रोटेक्शन दिया गया इस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर कि वो इजिली इंजॉय करें अपना स्टेट मदरहुड का, ठीक है, डिग्निफाइड मैनर से, और उनको ये डर ना हो, उनको ये फियर ना हो प्रीनेटल और यू कैन से पोस्ट नेटल पीरियड में कि उनकी जॉब चली जाएगी या फिर वो अपने आप को मेंटेन कैसे करेंगी इस पूरे दौरान, इस पूरे प्रेगनेंसी पीरियड में वो कैसे अपने आप को मेंटेन करेंगी। तो उस चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए, सेफगार्ड करने के लिए ये पर्टिकुलर एक्ट लेकर आए आपका, राइट। तो दिस पर्टिकुलर मैटरनिटी केयर एंड बेनिफिट फॉर वुमेन वर्कर्स फॉर्म्स आर वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ सोशल सिक्योरिटी, और ये इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका सोशल सिक्योरिटी का। अगेन सोशल सिक्योरिटी का जैसे ही वर्ड आता है, आई हैव टोल्ड यू सेवरल टाइम कि आपको अपने आप ही समझ लेना है कि भाई ये पर्टिकुलर एक्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ वेलफेयर और बेनिफिट की बात कर रहा है। नाउ इन दिस पर्टिकुलर केस ये बात कर रहा है वुमेन के वेलफेयर की, राइट। नाउ द Maternity Benefit Act aims to provide all facilities to the working woman। जो भी वर्किंग वुमेन उनको सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं डिग्निफाइड मैनर में, ताकि वो ओवरकम कर सके अपना स्टेट ऑफ मदरहुड पीसफुली, राइट। और जो फियर है उनके माइंड में वो फियर ना रहे। नाउ जो आपका ये पर्टिकुलर एक्ट है, ये एक ऐसा लेजिस्लेशन है जो प्रोटेक्ट करता है एम्प्लॉयमेंट वुमेन की एट द टाइम ऑफ अ मैटरनिटी, कि जब वो प्रेग्नेंट है या उसको जो मैटरनिटी का टाइम है उस टाइम पे ये एम्प्लॉयमेंट को प्रोटेक्ट करता है ये पर्टिकुलर एक्ट आपका, राइट। इट एंटाइटल्स द वुमेन एम्प्लॉय टू ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट्स व्हिच इज फुल्ली पेड वेजेस
और यहाँ पे जो आपको मेटर्निटी लीव्स मिलती हैं, जो मिलती हैं आपको अराउंड 26 वीक्स की, इसके लिए एम्प्लॉयर के ऊपर ये ऑब्लिगेशन है कि वो उसको पूरी तरीके से पे करे, उसके कोई भी वेजेस सिर्फ और सिर्फ मेटर्निटी के ग्राउंड पे नहीं काटे जाएं, राइट। तो यहाँ पे ये एंटाइटल करता है ये पूरा पर्टिकुलर एक्ट कि वुमेन एम्प्लॉयज जो हैं उनको जो भी वो मेटर्निटी लीव ले रही हैं उसके रिस्पेक्ट में पूरे वेजेस पे किए जाएं ड्यूरिंग हर एब्सेंस फ्रॉम वर्क एंड टू टेक केयर ऑफ हर चाइल्ड, राइट। जितने टाइम तक वो एब्सेंट है काम से उसके लिए उनको पैसे दिए जाएं, क्योंकि वो अगर प्रेग्नेंट है या मेटर्निटी लीव पे है तो ये इंश्योर करता है ये पर्टिकुलर एक्ट। नाउ ये एक्ट जो है आपका एप्लीकेबल होता है एस्टैब्लिशमेंट में जिसमें 10 या 10 से ज्यादा एम्प्लॉइज काम करते हैं, राइट। नाउ लेट्स सी दी ऑब्जेक्ट, क्या ऑब्जेक्ट है, किस ऑब्जेक्ट से हम इस एक्ट को लेकर आए। तो बेसिकली रेगुलेट करने के लिए एम्प्लॉयमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ वुमेन, कि जो भी वर्किंग वुमेन है उनके एम्प्लॉयमेंट्स को रेगुलेट करने के लिए, उनके राइट्स को सेफगार्ड करने के लिए ये पर्टिकुलर एक्ट लेकर आए सर्टेन एस्टैब्लिशमेंट पे फॉर अ सर्टेन पीरियड बिफोर और आफ्टर द चाइल्ड बर्थ, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये राइट है ये मिलता है बिफोर और आफ्टर चाइल्ड बर्थ भी, कि प्रेगनेंसी के दौरान और जब बेबी हो गया उसके बाद भी ये राइट्स को प्रोटेक्ट करता है उस वर्किंग वुमेन के, राइट। इट प्रोवाइड्स फॉर मेटर्निटी एंड अदर बेनिफिट्स, और यहाँ पे मेटर्निटी बेनिफिट्स के साथ दूसरे बेनिफिट्स भी प्रोवाइड करता है ये एक्ट, जो हम डिस्कस करेंगे अभी इस एक्ट में। ये पर्टिकुलर एक्ट है जो एम करता है प्रोवाइड करने के लिए मेंटेनेंस ऑफ वुमेन एंड हर चाइल्ड व्हेन शी इज नॉट वर्किंग। तो बेसिकली बेसिक एम क्या है, बेसिक ऑब्जेक्ट क्या है, कि ये मेंटेनेंस प्रोवाइड करता है सारे वर्किंग वुमेन को, कि जब वो काम पे नहीं आ पा रही हैं जस्ट बिकॉज ऑफ हर मेटर्निटी, तो उनको मेंटेन करने के लिए उनको पूरी तरीके से वेज दिए जाए, उनकी कोई भी सैलरी नहीं काटी जाए। नाउ एप्लीकेशन, कि कहाँ पे ये एप्लीकेबल होता है ये एक्ट, तो ये कहता है कि जो एक्ट है ये एप्लीकेबल होता है सारे एस्टैब्लिशमेंट्स पे, इंक्लूडिंग फैक्ट्रीज, प्लांटेशन, माइंस, एवरी एस्टैब्लिशमेंट विच wherein persons are employed for the exhibition of equestrian, acrobatic and other performances. Now equestrian मतलब जो महिलाएं घुड़सवारियों में इन्वॉल्व होती हैं, जो घुड़सवारी करती हैं या फिर जो जिम्नास्टिक करती हैं या इस तरीके की कोई भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, सर्कस वगैरह में इन्वॉल्व है, तो उन सब पे भी ये एक्ट आपका एप्लीकेबल होता है। शॉप्स और एस्टैब्लिशमेंट्स जहाँ पे 10 या 10 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं उस पे भी ये एक्ट आपका एप्लीकेबल होता है। तो मिनिमम 10 या 10 से ज्यादा लोग काम करेंगे तभी ये एक्ट आपका एप्लीकेबल होगा, राइट। नाउ ये इंक्लूड करता है 2017 के अमेंडमेंट के बाद से प्राइवेट सेक्टर्स को भी। तो नाउ प्राइवेट सेक्टर्स पे भी ये एक्ट आपका एप्लीकेबल होता है। जो ये पर्टिकुलर एक्ट है वो अप्लाई तभी होगा जब 10 से ज्यादा एम्प्लॉइज काम करेंगे किसी भी स्टैब्लिशमेंट में। तो ब्रॉडली देखा हमने सारे स्टैब्लिशमेंट में एप्लीकेबल होगा ये जहाँ पे 10 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। एंड यहाँ पे कहता है कि प्राइवेट सेक्टर्स को भी इंक्लूड किया गया है 2017 के अमेंडमेंट के बाद से। 2017 में बहुत सारे चेंजेस आए, वो हम सब एनालाइज करेंगे। नाउ एलिजिबिलिटी की बात करेंगे, अगर कोई वुमेन जो है मेटर्निटी लीव लेना चाहती है तो उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है। अगर मान लो कोई भी वुमेन है जो किसी एस्टैब्लिशमेंट में लीव लेना चाहती है, मेटर्निटी लीव लेना चाहती है, तो उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है। तो यहाँ पे बताया सेक्शन में कि कम से कम उसने 80 दिन वहां पे काम किया हो, 80 डेज उसने वहां पे काम किया हो, राइट। नाउ इस पर्टिकुलर सेक्शन में इट इज मेंशन दैट द वुमेन टू बी एलिजिबल फॉर द मैटरनिटी बेनिफिट अंडर दिस एक्ट has to be employed in establishment for not less than 80 days. तो कम से कम 80 दिन उसने काम किया हो in preceding 12 months immediately preceding the expected delivery of a woman. तो एक्सपेक्टेड डिलीवरी से पिछले 12 महीने में कम से कम उसने जो है 80 दिन काम किया उस पर्टिकुलर एस्टैब्लिशमेंट में, तभी वो उस पर्टिकुलर एस्टैब्लिशमेंट से मैटरनिटी लीव्स मांग सकती है, राइट। नाउ पहले ही जो टाइम पीरियड था ना 80 दिन का, वो पहले अमेंडमेंट से पहले कितना था, 160 दिन। तो अमेंडमेंट से पहले 160 दिन उसको काम करना पड़ता था। अब अमेंडमेंट करके ये टाइम को रिड्यूस कर दिया गया है और कहा गया है कि अगर किसी वुमेन ने 80 डेज भी काम किया है तो भी वो एलिजिबल है लीव लेने के लिए और बेनिफिट्स क्लेम करने के लिए एस्टैब्लिशमेंट से, राइट। नाउ द एम्बिट वुमेन एम्प्लॉय कवर्स ऑल काइंड ऑफ एम्प्लॉयमेंट, चाहे उनको डायरेक्टली एम्प्लॉय किया गया हो या फिर वो कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू एम्प्लॉयड हुई हो, राइट। तो चाहे डायरेक्टली एम्प्लॉय किया है या फिर इनडायरेक्टली एम्प्लॉय किया है, इससे फर्क नहीं पड़ता, वो सारी वुमेन्स को इस एक्ट के एम्बिट में लेकर आया गया। नाउ जो ये पीरियड है आपका 80 डेज का डज नॉट अप्लाई टू द वुमेन हु हैज इमाइग्रेटेड टू द स्टेट ऑफ आसाम। तो अगर कोई इमाइग्रेट कर रहा है आसाम में या जब इमिग्रेशन में उस टाइम पे वो प्रेग्नेंट हो गया है तो उस पे ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा, राइट। आगे कहता है कि 2017 में जैसे मैंने बताया बहुत सिग्निफिकेंट चेंजेस लाए गए इस पर्टिकुलर एक्ट में। तो यहाँ पे कुछ चेंजेस, तो एक तो चेंजेस है ये आपका कि 26 वीक्स कर दिया गया,
ठीक है, नाउ 26 वीक्स की लीव मिलती है आपको इन केस ऑफ मेटर्निटी, राइट। एट द सेम टाइम यहाँ पे कुछ सिग्निफिकेंट चेंजेस लाइक कि आप अगर कोई भी फीमेल है, ठीक है, कोई भी वर्किंग वुमेन है जो वर्क फ्रॉम होम कर रही है, उसको भी बेनिफिट मिलेगा मेटर्निटी का, ठीक है, उसको भी मेटर्निटी बेनिफिट्स मिलेंगे इस एक्ट में। तो ये एक नया चेंज किया गया है दैट वुमेन who requested maternity leave might get benefit from वर्किंग फ्रॉम होम। तो अगर कोई महिला घर से भी काम कर रही है वो भी इंटाइटल है मेटर्निटी बेनिफिट्स लेने के लिए इस पर्टिकुलर एक्ट में। मोरओवर ये आगे कहता है कि एम्प्लॉयर, ठीक है, वो ऑथराइज्ड है कि नर्सिंग मदर को वर्क फ्रॉम होम दे दे अगर नेचर ऐसा है काम का कि उसको दिया जा सकता है और दोनों पार्टी एग्रीड हैं। तो यहाँ पे नर्सिंग मदर को जो है एम्प्लॉयर चाहे तो वो उसको काम दे दे कि भाई तुम घर से काम कर लो, राइट। तो यहाँ पे फर्दर इस पर्टिकुलर सेक्शन में बताया that an employer may authorize nursing mothers to work from home if the nature of the work that is given to them permits it। तो अगर nature of the work ऐसा है, अगर nature काम का ऐसा है कि वो घर पे भी किया जा सकता है, तो यहाँ पे उनको employer अगर चाहे तो nursing mothers को वो वर्क फ्रॉम होम दे देंगे अगर म्यूचुअली एग्रीड अपॉन होता है टर्म्स पे, राइट। नाउ ये कुछ सिग्निफिकेंट चेंजेस की वर्क फ्रॉम होम वाली महिलाओं को भी मेटर्निटी बेनिफिट मिलेगा इस पर्टिकुलर एक्ट में। नाउ कंडीशन फॉर एलिजिबिलिटी टू अवेल मेटर्निटी बेनिफिट, क्या कंडीशंस हैं? तो यहाँ पे कह रहा है कि एवरी प्रेग्नेंट वुमेन, ठीक है, एवरी वर्किंग वुमेन, ठीक है, एवरी प्रेग्नेंट वर्किंग वुमेन इज इंटाइटल टू द पेमेंट ऑफ मेटर्निटी बेनिफिट्स एट द रेट ऑफ एवरेज डेली वेजेस, ठीक है, किस रेट पे मिलता है? एवरेज डेली वेजेस के हिसाब से उनको ये वेजेस दिए जाते हैं उनके लीव के लिए, राइट। नाउ दिस वेजेस इज गिवन फॉर द पीरियड ऑफ हर एक्चुअल एब्सेंस। तो जिस दिन से वो एब्सेंट होती है उस दिन से उसको ये पैसे दिए जाते हैं, उसको ये वेजेस दिए जाते हैं इमीडिएटली बिफोर द डेट ऑफ हर डिलीवरी। और ये पैसे डिलीवरी से कुछ पैसे आपको पहले मिलते हैं और कुछ पैसे आपको प्रूफ दिखाने के बाद डिलीवरी के बाद मिलते हैं कि भाई डिलीवरी हो गई, बच्चा हो गया, इसका ये प्रूफ है, डॉक्यूमेंट दिखाकर आपको पोस्ट डिलीवरी इमीडिएटली पैसे दे दिए जाते हैं, जो भी वेजेस आपके बनते हैं वो दे दिए जाते हैं। तो यहाँ पे कहता है कि जो ये वेजेस हैं फॉर द पीरियड ऑफ हर एक्चुअल एब्सेंस इमीडिएटली बिफोर द डेट ऑफ हर डिलीवरी इंक्लूडिंग द डिलीवरी डे एंड फॉर द पीरियड इमीडिएटली फॉलोइंग दैट डे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर मान लो यहाँ से अगर हम स्टार्ट करें कि इस डेट पे डिलीवरी एक्सपेक्टेड है, ठीक है, इस डेट पे डिलीवरी एक्सपेक्टेड है, तो यहाँ पे इससे पहले का जो टाइम पे वो वीक पे छुट्टी ले रही है और इसके बाद जो छुट्टी ले रही है, तो इससे डिलीवरी से पहले उसको कुछ पेमेंट कर दिया जाएगा और फिर डिलीवरी पे प्रूफ दिखाकर यहाँ पे रेस्ट ऑफ द पीरियड के लिए उसको पेमेंट कर दिया जाएगा। इन ऑल वो टोटल 26 वीक्स की छुट्टी ले सकती है, राइट। नाउ एवरेज डेली वेजेस इज इक्वल टू द अमाउंट अर्न इन 3 मंथ्स, जो भी अमाउंट उसने 3 महीने में कमाया है, डिवाइडेड बाय नंबर्स ऑफ डे इन दी 3 मंथ्स। तो कितने दिन है उस 3 महीने में उसको डिवाइड कर दिया जाएगा। नाउ द 26 वीक्स विल बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द डेट व्हेन शी इज एब्सेंट, ठीक है, उस दिन से ही 26 वीक्स काउंट किए जाएंगे जिस दिन से वो एब्सेंट होती है काम से, राइट। नाउ शी केयर टेक मेटर्निटी लीव फॉर 8 वीक्स बिफोर द एक्सपेक्टेड डिलीवरी। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन। ये कहता है कि आप एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट से पहले सिर्फ 8 वीक की ही छुट्टी ले सकते हो, उससे ज्यादा नहीं ले सकते, ठीक है। जैसे इसको एग्जांपल से समझो, मान लो यहाँ पे है, यहाँ पे आपकी डिलीवरी डेट है और ये पोस्ट डिलीवरी टाइम है, तो यहाँ पे कह रहा है कि मैक्सिमम आप यहाँ पे 8 वीक्स की ही छुट्टी ले सकते हो, रिमेनिंग 18 वीक्स की छुट्टी आप यहाँ ले सकते हो। तो यहाँ पे कहता है कि 8 वीक से ज्यादा डिलीवरी से पहले आपको छुट्टी नहीं मिलेगी। ये बात इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ध्यान रखना, डिलीवरी से पहले 8 वीक से ज्यादा नहीं मिलेगी। कम लेना चाहो वो आपकी मर्जी है, वो एक वर्किंग वुमेन की मर्जी है कि उसका क्या कॉल है, वो 8 वीक लेना चाहती है या फिर 5 वीक लेना चाहती है या फिर 2 ही वीक लेना चाहती है, ये उसकी हेल्थ कंडीशन पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे कह रहा है बट किसी भी केस में वो 8 वीक से ज्यादा छुट्टी नहीं ले सकती prior to the expected date of delivery. I hope it is understand. Now just a quick recap कि क्या कहना चाहता है यहाँ पे, कह रहा है कि डिलीवरी से पहले वो 8 वीक से ज्यादा छुट्टी नहीं ले सकती। अगर वो चाहती है कि वो 2 ही वीक की छुट्टी ले, वो उसकी मर्जी है, रिमेनिंग यहाँ पे ऐड ऑन हो जाएगा। अगर मान लो वो यहाँ पे 6 वीक की लेती है तो यहाँ पे 2 वीक और ऐड हो जाएंगे, तो 20 वीक्स की वो बाद में ले सकती है। तो ये उसका कॉल है, वुमेन का कॉल है। बट
8 वीक से ज्यादा एक्सपेक्टेड डेट से पहले नहीं ले सकती, राइट। एंड द रिमेनिंग 18 वीक्स कैन बी टेकन पोस्ट डिलीवरी की, पोस्ट चाइल्ड बर्थ वो ले सकती है इन दिस पर्टिकुलर केस, जहां पे वो 8 वीक के पहले लेती है डिलीवरी से पहले। बट वन कैन ऑल्सो टेक फुल 2 वीक्स लीव आफ्टर डिलीवरी। तो एक इंसान जो है पूरे 2 वीक की डिलीवरी के बाद भी छुट्टी ले सकता है। अगेन ये सब उसका कॉल है, उस लेडी का कॉल है, उसकी हेल्थ कंडीशन पर डिपेंड करता है, क्योंकि कुछ फीमेल्स ऐसी होती हैं जिनको बहुत ज्यादा केयर की जरूरत होती है डिलीवरी से पहले, तो वो 8 वीक की छुट्टी ले सकती हैं। अगर उन्हें लगता है कि नहीं वो स्वस्थ है तो वो सिर्फ 6 वीक की ले लें और बाकी रिमेनिंग बाद में ले लें, पोस्ट डिलीवरी ले लें। तो इस तरीके से ये वुमेन के ऊपर छोड़ा गया है कि ये उसकी मर्जी है। बट एक कंडीशन जो इंपॉर्टेंट लगाई गई है कि वो किसी भी हाल में डिलीवरी से पहले 8 वीक से ज्यादा छुट्टी नहीं ले सकती। नाउ ड्यूरेशन ऑफ वीक, अब यहाँ पे दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन ऑल्सो, दैट कितनी छुट्टियां मिलेंगी किन किन सर्कमस्टांसेस में। मिस कैरेज हो जाता है तो कितनी छुट्टियां मिलेंगी, अगर आप सरोगेसी से बच्चा करते हो तो फिर आपको कितनी छुट्टियां मिलेंगी, या फिर आप कोई और अडॉप्ट करते हो बच्चा तो कितनी छुट्टी मिलेंगी, या फिर आप सिर्फ और सिर्फ आपने अडॉप्ट करके बच्चे को पाल रहे हो, या फिर और दूसरे रीजंस पे कितनी छुट्टियां मिलेंगी। तो यहाँ पे ये कहता है कि 26 वीक्स जनरल रूल है, जहां पे अप टू 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रन है, मतलब उसके अभी 2 बच्चे, एक बच्चा है, 2 बच्चे हैं घर में, और फिर वो दोबारा प्रेग्नेंट हो गई है, तो यहाँ पे इसको सिर्फ 26 वीक की छुट्टी मिलेंगी, ठीक है। नॉर्मल जनरल रूल 26 वीक्स की छुट्टियां मिलेंगी, ठीक है। पहले ये कहता है कि वुमेन की अपनी डिस्क्रिशन है कि वो 8 वीक्स छुट्टी ले सकती है बिफोर द डिलीवरी, और रिमेनिंग 18 वीक्स छुट्टी ले सकती है आफ्टर डिलीवरी, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। नाउ 12 वीक्स की ही सिर्फ छुट्टी मिलेंगी। अब ये दूसरी बात कह रहा है, कब? 12 वीक्स की ही टोटल छुट्टियां मिलेंगी इन केस अगर उसके पास 2 से ऑलरेडी ज्यादा बच्चे हैं, 3-4 बच्चे घर में ऑलरेडी हैं, वो दोबारा प्रेग्नेंट हो गई है, तो उस पर्टिकुलर केस में उसको सिर्फ और सिर्फ 12 वीक्स की छुट्टी मिलेगी। नाउ देयर आर सेवरल रीजंस फॉर गिविंग लेस नंबर ऑफ लीव्स हियर। पहली बात तो पॉपुलेशन कंट्रोल करना, ठीक है। दूसरा, एक पॉपुलेशन कंट्रोल की जो पॉलिसी है उसको दिमाग में रखते हुए यहाँ पे लेजिस्लेशन ने चीज ड्राफ्ट करी है कि अगर मान लो 3 से ज्यादा बच्चे हैं तो उस पर्टिकुलर केस में सिर्फ 12 वीक की ही छुट्टी मिलेगी, ठीक है। अगेन वुमेन की डिस्क्रिशन है कि 6 वीक की वो डिलीवरी से पहले ले ले और 6 वीक की छुट्टी वो डिलीवरी के बाद ले ले, राइट। नाउ 12 वीक्स की ही छुट्टी मिलेगी जहां पे कोई भी वुमेन अडॉप्ट करती है किसी भी बच्चे को जिसकी उम्र जो है 3 महीने से कम है। तो अगर 3 महीने तक का बच्चा अगर आपने अडॉप्ट किया है तो उस मदर को सिर्फ और सिर्फ 12 वीक की ही छुट्टी मिलेगी, राइट। नाउ सिर्फ 12 वीक्स की छुट्टी मिलेगी अगर वो कमिश्निंग मदर है, या फिर अगर उसने जो है सेरोगेसी से बच्चा किया है, सेरोगेट मदर से बच्चा लिया है, सेरोगेसी से बच्चा किया है, तो उस पर्टिकुलर केस में उसको सिर्फ 12 वीक्स की छुट्टी मिलेगी, राइट। 6 वीक्स की छुट्टी मिलेगी अगर उसको कोई मिसकैरेज हो जाता है तो सिर्फ और सिर्फ 6 वीक्स की छुट्टी मिलेगी उसको मिसकैरेज के केस में, फ्रॉम द डेट ऑफ टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी ऑन द प्रोडक्शन ऑफ प्रूफ। तो जैसे ही आप प्रूफ दिखाओगे कि भाई मिसकैरेज हो गया है, तो जिस दिन से मिसकैरेज हुआ, जिस दिन से टर्मिनेट हुई है प्रेगनेंसी, उस दिन से 6 वीक की आपको छुट्टी मिलेगी, राइट। 2 वीक्स की छुट्टी मिलेगी अगर जो वुमेन है वो किसी ऑपरेशन के अंडरगो किया, उसने कोई ऑपरेशन अंडरगो किया है, या फिर ट्यूबिटेक्टोमी में गया है, फैमिली प्लानिंग का ऐसा कुछ भी किया है, तो उस पर्टिकुलर केस में उसको सिर्फ और सिर्फ 2 वीक्स की छुट्टी मिलेगी, राइट। Now, 1 month for the woman who suffers illness arising out of pregnancy or miscarriage or premature birth। तो अगर premature birth हो गया है या फिर miscarriage हो गया है या फिर कोई illness है उसको, तो उसको इस केस में 1 महीने की छुट्टी मिलेगी, राइट। तो इन सब लीव्स के हिसाब से, नंबर ऑफ लीव के हिसाब से आपको वेजेस दिए जाएंगे, एवरेज डेली वेजेस के हिसाब से, जो मैंने भी कैलकुलेट करके दिखाया आपको कि उस फॉर्मूले से कैलकुलेट करके आपको पैसे दे दिए जाएंगे। नाउ काइंड ऑफ वर्क, अब ये कहता है कि वुमेन से इस तरीके के काम नहीं करा सकता एम्प्लॉयर, ठीक है। तो अगर वो मान लो वो प्रेग्नेंट है, वो ऑफिस आ रही है इनिशियल कुछ डेज में, तो उससे आप इस तरीके का काम नहीं करा सकते, कोई भी एडोरस नेचर का काम नहीं करा सकते। दैट मीन्स कोई टफ टास्क नहीं करा सकते, मतलब कोई ऐसा टास्क जिसमें बहुत कुछ भारी उठाना है या कुछ ऐसे तरीके की कोई एक्टिविटी करानी है जो उसका बहुत टफ नेचर है, तो वो आप उससे नहीं कराओगे। बहुत लंबे घंटे खड़े होने का काम नहीं कराओगे कि बहुत लंबे लंबे घंटे उसको खड़ा होना है उस पर्टिकुलर काम में, तो वो एम्प्लॉयर नहीं करा सकता। दूसरा कहता है कि वर्क दैट इज लाइकली टू इंटरविन विद हर प्रेगनेंसी, तो ऐसा कोई काम जो इंटरवेन करेगी उसकी प्रेगनेंसी से या फिर फीटस की नॉर्मल ग्रोथ को रोकेगी, तो वो काम भी एम्प्लॉयर नहीं करा सकता उस वर्किंग वुमेन से, राइट। ऐसा कोई काम जिससे मिसकैरेज हो जाए, बेबी मिसकैरेज हो जाए,
तो उस पर्टिकुलर केस में भी वो इस तरीके का काम एम्प्लॉयर नहीं करा सकता, राइट। ऐसा कुछ भी, कोई भी काम, कोई भाग दौड़, कोई चढ़ना उतरना ज्यादा सीढ़ियां, ये वो सारी तरीके की कोई भी ऐसा काम जिससे रिस्क हो कि उसका मिसकैरेज हो जाए या प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो जाए या फिर आपका उसकी हेल्थ को अफेक्ट हो जाए, तो इस तरीके का कोई भी काम एम्प्लॉयर नहीं करा सकता वुमेन एम्प्लॉय से, राइट। नाउ क्या क्या बेनिफिट्स प्रोवाइड होते हैं यहाँ पे, तो मॉनेटरी बेनिफिट प्रोवाइड होता है, राइट। सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट यही है, मॉनेटरी बेनिफिट प्रोवाइड किया जाता है। दूसरा, प्रिवेंशन फ्रॉम डिसमिसल, कि भाई जस्ट बिकॉज आप प्रेग्नेंट हो गए उस चक्कर में आपको कोई डिसमिस नहीं करेगा, राइट। तो उस चीज से प्रोटेक्ट करता है यहाँ पे पर्टिकुलर एक्ट, ये बेनिफिट है। दूसरा, मेडिकल बोनस प्रोवाइड किया जाता है, नर्सिंग ब्रेक्स प्रोवाइड किए जाते हैं, क्रेंच फैसिलिटीज प्रोवाइड करी जाती हैं और वर्क फ्रॉम होम फैसिलिटी प्रोवाइड करी जाती है, राइट। नाउ नर्सिंग ब्रेक्स या फिर नर्सिंग मदर्स कौन होती हैं, जो अपने चाइल्ड को ब्रेस्ट फीडिंग करती हैं, उनको हम नर्सिंग मदर्स कहते हैं, राइट। तो अब यहाँ पे कहता है कि जो वुमेन एम्प्लॉय है ऑन बीइंग डिसमिस, अगर मान लो उसको डिसमिस कर दिया गया है या इन बेनिफिट से उसको डिप्राइव किया गया है किसी भी वुमेन एम्प्लॉय को, तो वो हायर अथॉरिटी को अपील कर सकती हैं 60 दिनों के अंदर। तो अगर मान लो उनको बेनिफिट नहीं दिए गए या डिसमिस कर दिया गया तो फिर वो हायर अथॉरिटी को अपील कर सकती हैं विद इन 60 डेज, 60 दिनों के अंदर वो अपील कर सकती हैं। नाउ मॉनेटरी बेनिफिट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमने बताया कि जो वो वुमेन है जो इंटाइटल है, वो जो प्रेग्नेंट है वो इंटाइटल है रिसीव करने के लिए मैटरनिटी बेनिफिट कैलकुलेटेड एट द रेट ऑफ एवरेज डेली वेजेस, ठीक है। एवरेज डेली वेजेस के हिसाब से उसको कैलकुलेट करके उसको उन छुट्टियों के पैसे दिए जाएंगे, राइट, फॉर द पीरियड ऑफ हर एक्चुअल एब्सेंस, जब से वो जेन्युइनली एब्सेंट हुई है, मतलब आज से वो एब्सेंट है या आज से वो मैटरनिटी लीव पे है, तो उस दिन से उसको ये पैसे प्रोवाइड किए जाएंगे। फॉर द होल ऑफ द मैटरनिटी लीव, पूरे मैटरनिटी लीव के इसको ये वेजेस प्रोवाइड किए जाएंगे, इंक्लूडिंग द पीरियड प्रीसीडिंग द डिलीवरी, डिलीवरी से पहले के पैसे, डिलीवरी डेट, एक्चुअल डिलीवरी डेट उसके, और पोस्ट डिलीवरी पीरियड। तो मतलब उस पूरे 26 वीक्स के आपको पैसे दिए जाएंगे एम्प्लॉयर द्वारा। ये बेनिफिट आपको ये पर्टिकुलर एक्ट प्रोवाइड करता है। नाउ नर्सिंग ब्रेक्स, तो यहाँ पे कहता है कि जो भी वुमेन है वो एंटाइटल है सिर्फ और सिर्फ 2 नर्सिंग ब्रेक्स के लिए। इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन के लिए कितने ब्रेक्स अलाउ करता है, सिर्फ 2 नर्सिंग ब्रेक्स यहाँ पे अलाउ करता है। अब ऐसा नहीं है कि मतलब मदर हैं अगर उस तरीके से जो ब्रेक्स दे रखे हैं, अनलिमिटेड नंबर्स भी नहीं हो सकते, राइट। तो जेन्युइन उसको रखने के लिए यहाँ पे 2 नर्सिंग ब्रेक्स प्रोवाइड किए गए हैं प्रिस्क्राइब ड्यूरेशन के लिए फॉर द नर्सिंग द चाइल्ड अंटिल द चाइल्ड टर्न्स 15 मंथ्स ओल्ड। तो जब तक आपका बच्चा 15 महीने का नहीं हो जाता तब तक आपको 2 नर्सिंग ब्रेक्स यहाँ पे प्रोवाइड करे गए हैं, अपार्ट फ्रॉम द अदर रेगुलर इंटरवल्स जो अलाउड हैं आपको थ्रू हर डेली कोर्स ऑफ वर्क, ठीक है। जो दूसरे इंटरवल्स हैं उसके अलावा यहाँ पे कह रहा है कि 2 नर्सिंग ब्रेक्स आपको अलाउ किए गए हैं अगर आपका बच्चा 12 महीने तक का है, तो जब तक आपका बच्चा 12 महीने का नहीं हो जाता, राइट। नाउ नोटिस के रिस्पेक्ट में यहाँ पे एक वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन दैट इज गिवन, कि जो वुमेन एम्प्लॉय है उसको नोटिस देना होगा एम्प्लॉयर को कि वो मैटरनिटी लीव लेना चाहती है या वो मैटरनिटी लीव पे जा रही है। उसको बताना पड़ेगा, उसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा एम्प्लॉयर को। नाउ वुमेन एम्प्लॉय जो है उसको रिक्वायर्ड है कि वो सबमिट करे एक रिटन नोटिस टू हर एम्प्लॉयर अबाउट द मैटरनिटी लीव मेंशनिंग द नॉमिनी इन द केस ऑफ डेथ। तो यहाँ पे उसको मेंशन भी करना होगा नॉमिनी का नाम, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो कौन नॉमिनी होगा, राइट। द नोटिस शुड मेंशन फ्रॉम द डेट ऑन विच शी इज ऑन लीव, उसको उसमें लिखना होगा कि किस दिन से वो लीव पे जा रही है, एंड शैल नॉट बी मोर देन 8 वीक्स फ्रॉम द एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। और मैंने बताया कि 8 हफ्ते से ज्यादा की छुट्टी वो नहीं ले सकती डिलीवरी से पहले, तो उसको सब कुछ मेंशन करना होगा। इन केस ऑफ फेलियर द वुमेन कैन डिप्राइव ऑफ द मैटरनिटी बेनिफिट। तो अगर मान लो वो नोटिस नहीं देती है तो फिर उसको एम्प्लॉयर को कैसे पता लगेगा कि वो मैटरनिटी लीव पे गई है, राइट। तो उस पर्टिकुलर केस में उसको नोटिस देना बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर वो नहीं देती है तो उसको फिर कोई भी बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। नाउ पेमेंट ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट, अब यहाँ पे पेमेंट की बात कर रहे हैं। द अमाउंट फॉर द मैटरनिटी बेनिफिट प्रीसीडिंग द डेट ऑफ डिलीवरी शैल बी पेड इन एडवांस। डेट ऑफ डिलीवरी से पहले पैसे दे दिए जाएंगे एडवांस में। एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी अगर मान लो यहाँ पे है तो इस पीरियड के पैसे उसको पहले ही मिल जाएंगे, एंड फॉर द पीरियड आफ्टर डिलीवरी, जो टाइम उसका डिलीवरी की बात का रहता है उस वीक्स के लिए उसको पैसे दे दिए जाएंगे विद इन 48 आवर्स। तो जिस दिन डिलीवरी हुई आपने प्रूफ डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किया कि हाँ भाई बेबी डिलीवर हो गया है, और आपने जैसे ही प्रोड्यूस किया डॉक्यूमेंट उसके 48 घंटे के अंदर डिलीवरी के बाद का जितना भी वीक होगा, जितना भी लेफ्ट ओवर वीक होगा, उस वीक के आपको पैसे दे दिए जाएंगे, राइट। नाउ क्रेच फैसिलिटीज, अब यहाँ पे कहता है कि जो ये पर्टिकुलर एक्ट है ये रिक्वायर करता है कि हर 50 एम्प्लॉइज पे, 50 या 50 से ज्यादा एम्प्लॉइज पे आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा
क्रेच फैसिलिटीज, ठीक है। नाउ दिस फैसिलिटीज इज बेसिकली जहाँ पे मदर वर्किंग है, ऑफिस आ रही हैं, बट यहाँ पे एक फैसिलिटी आपने प्रोवाइड कर दी है जहाँ पे उसका बच्चा ग्रो कर रहा है, मतलब जहाँ पे उसका बच्चा खेल कूद रहा है, राइट। नाउ द मदर विल बी परमिटेड 4 विजिट्स टू दी क्रेच एवरी डे इंक्लूडिंग रेस्ट टाइम। अब यहाँ पे मान लो ऑफिस के एक यहाँ पर रेडियस, उसके उतने रेडियस के अंदर ही बना होना चाहिए ये आपका क्रेच फैसिलिटीज, उसके बारे में भी हम रूल्स डिस्कस करेंगे। बट एट द सेम टाइम यहाँ पे सिर्फ 4 ही विजिट अलाउड है मदर के इस क्रेच फैसिलिटी में, जहाँ पे उसका बच्चा खेल कूद रहा है, जहाँ उसका बच्चा ग्रो कर रहा है वहां पे। द रीजन इज, अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि उसकी मम्मी जो है पूरे टाइम क्रेच फैसिलिटी में बैठी हुई हैं और काम धाम सब छोड़कर, ऐसा नहीं है। इसी वजह से यहाँ पे एक लिमिट रखी गई कि सिर्फ 4 विजिट एक दिन में अलाउड है, जिसमें आपका इंक्लूड होता है रेस्ट टाइम भी, राइट। नाउ क्रेच फ्रॉम होम किसके लिए होता है ये, तो जो ये क्रेच फैसिलिटी है वो यूज करी जाती है बेसिकली उन बच्चों के लिए जिनकी एज ग्रुप है 6 महीने से 6 साल तक के लिए, ऑफ ऑल द एम्प्लॉइज इंक्लूडिंग टेम्परेरी डेली वेज कंसल्टेंट और कॉन्ट्रैक्चुअल पर्सन, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि ये सारे ही एम्प्लॉइज के लिए, जो उस एस्टैब्लिशमेंट में जितने भी एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं उनके बच्चे, सारे ही बच्चों के लिए, इस पर्टिकुलर एज ग्रुप के सारे ही बच्चे यहाँ पे आ सकते हैं, राइट। सब पे ही एप्लीकेबल होता है ना। उसकी लोकेशन क्या होगी, तो ये कहता है कि वर्क प्लेस के पास में होगा, जो वर्किंग प्लेस है जहाँ पे भी काम हो रहा है, जहाँ पे उसकी मदर काम कर रही है, उस वर्क प्लेस की साइड से बहुत ज्यादा पास होगा, सिर्फ और सिर्फ 500 मीटर के दायरे में ये क्रेच फैसिलिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, राइट। टाइमिंग क्या होगी, प्रेफरेबल वो ओपन होगा 8 घंटे के लिए, ठीक है, 8 to 10 आवर्स के लिए वो ओपन होगा। अगर मान लो शिफ्टिंग में वुमेन एम्प्लॉइज वहां पे काम करती है उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में, उस पर्टिकुलर एस्टैब्लिशमेंट में, तो वो शिफ्ट में भी ओपन होगा, ठीक है, तो वो शिफ्ट में भी ओपन होगा। इन द केस अगर एस्टैब्लिशमेंट शिफ्ट में काम करती है तो क्रेच शुड ऑल्सो बी रन इन शिफ्ट, तो क्रेच भी आपकी शिफ्ट में ही रन करेंगे, राइट। नाउ फैसिलिटीज टू बी प्रोवाइडेड, क्या क्या फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड करनी है। अब जो ये क्रेच फैसिलिटी है शुड बी कंक्रीट विद इन अ मिनिमम स्पेस ऑफ 10 to 12 स्क्वायर फीट पर चिल्ड्रेन, तो पर चिल्ड्रेन 10 to 10 स्क्वायर फीट आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। प्रॉपर वेंटिलेशन होनी चाहिए, ड्रिंकिंग फैसिलिटी होनी चाहिए, ड्रिंकिंग वाटर होनी चाहिए, और कोई भी ऐसी जगह नहीं होनी चाहिए जो अनसेफ हो बच्चों के लिए, मतलब ऐसा नहीं है कोई गड्ढा खुदा हुआ है या फिर कोई ड्रेन ओपन है, तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए उस क्रेच फैसिलिटी में, राइट। एक गार्ड होगा जिसको जो पुलिस वेरिफिकेशन करके आया होगा अपना, उसका पूरा पुलिस वेरिफिकेशन होना चाहिए उस पर्टिकुलर गार्ड का। ये कहता है कि एक सुपरवाइजर होगा पर क्रेच, तो एक क्रेच पे एक सुपरवाइजर का अपॉइंटमेंट होगा। यहाँ पे कहता है दे शुड बी मिनिमम नंबर ऑफ 1 ट्रेनर वर्कर फॉर एवरी 10 चिल्ड्रेन हु इज अंडर द एज ऑफ 3 years, तो 3 साल से छोटे बच्चों के लिए कम से कम यहाँ पर एक ट्रेनर होगा, ठीक है, एक ट्रेनर वर्कर होगा हर 10 बच्चों के लिए, जो जिनकी उम्र जो है 3 साल से कम है। तो 3 साल से कम बच्चों के लिए, 10 बच्चों के लिए एक ट्रेनर आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। हर 20 बच्चों के लिए जिनकी उम्र 3 साल से ज्यादा है, उनके लिए यहाँ पे एक ट्रेनर होगा अलोंग विद द हेल्पर, उनके साथ एक हेल्पर भी प्रोवाइड किया जाएगा, एक ट्रेन्ड वर्कर के साथ एक हेल्पर भी प्रोवाइड किया जाएगा। कोई भी प्लम्बर, कोई भी ड्राइवर, कोई भी इलेक्ट्रिशियन, कोई भी बाहरी आदमी उस क्रेच फैसिलिटी में अलाउड नहीं होगा। नाउ रीजन यहाँ पे नॉट ओनली दिस कि वो बाहर से आएंगे तो वो बच्चों को किडनैप कर लेंगे, बट जस्ट टू प्रिवेंट सेक्सुअल अब्यूज ना हो, ठीक है, बच्चों का, इसलिए यहाँ पे कहा गया कि कोई भी आउटसाइडर पर्सन अवेलेबल नहीं होगा, अलाउड नहीं होगा उस क्रेच में, राइट। नाउ एक मॉनिटरी कमेटी बनाई जाएगी ताकि उसको प्रॉपर तरीके से देख सके कि क्या कहते हैं, उसका एडमिनिस्ट्रेशन, उस क्रेच फैसिलिटी का जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है उसको देखने के लिए यहाँ पे एक कमेटी बनाई जाएगी। अ क्रेच मॉनिटरी कमेटी शुड बी फॉर्म्ड हैविंग रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम अमंग्स द क्रेच वर्कर, योर पेरेंट्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, तो वहां से उन्हीं के रिप्रेजेंटेटिव्स बनेंगे, यहाँ पे एक कमेटी फॉर्म करेंगे, और वो कमेटी बेसिकली बनाई जाएगी रिड्रेस करने के लिए जो भी इश्यूज आ रहे हैं। मान लो अगर कोई सेक्सुअल हरासमेंट का इशू आ रहा है, कोई सेक्सुअल अब्यूज का इशू आ रहा है, चाइल्ड अब्यूज का, तो उन सारे इशू को रिजॉल्व करने के लिए ये कमेटी बनाई जाएगी, और इस कमेटी में सारे इनके रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, क्रेच एडमिनिस्ट्रेशन से रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, आपके पेरेंट्स की तरफ से होंगे, वर्कर की तरफ से होंगे, तो ये सारे रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे इस पर्टिकुलर कमेटी में, राइट। फॉर्मिंग अ ग्रीवांस रिड्रेसल कमेटी फॉर इंक्वायरिंग इनटू इंस्टेंस ऑफ सेक्सुअल अब्यूज, तो एक ग्रीवांस कमेटी होगी आपकी जो सारे सेक्सुअल अब्यूज के केसेस को डिस्कस करेगी डिटेल में। नाउ टॉकिंग अबाउट दी पेनल्टीज की बात करें तो यहाँ पे कहता है फेलियर इन पेइंग बेनिफिट्स, अगर आप बेनिफिट नहीं पे कर पाते हो, डिस्चार्ज कर देते हो या डिसमिस कर देते हो किसी मदर को ऑन द अकाउंट ऑफ एब्सेंस ड्यू टू मैटरनिटी, की भाई जिस मैटरनिटी की वजह से वो एब्सेंट है काम से, इस चक्कर में आप उसको डिसमिस कर देते हो, डिस्चार्ज कर देते हो, या फिर आप बेनिफिट नहीं पे कर रहे होते हो, या फिर इन केस जहाँ पे आप इस
एक्ट के कोई भी प्रोविजंस को कंट्रवेन करते हो, वॉयलेट करते हो, ठीक है, बाय द एम्प्लॉयर रिगार्डिंग द मैटरनिटी बेनिफिट, की बेनिफिट नहीं दे रहे हो या पेमेंट नहीं कर रहे हो, कोई दूसरा अमाउंट या दूसरी फैसिलिटीज नहीं प्रोवाइड कर रहे हो उस पर्टिकुलर केस में, तो कितनी इम्प्रिजमेंट होगी? 3 मंथ्स और 500 रुपए का फाइन, बोथ दोनों भी हो सकता है। और रिकवरी फॉर सच मैटरनिटी बेनिफिट अमाउंट विल बी एज इफ कि आपके ऊपर एक फाइन इम्पोज किया गया है, ऐसा माना जाएगा जैसे आपके ऊपर एक फाइन इम्पोज किया गया है। नाउ अगर मान लो इंस्पेक्टर ने आपसे कोई भी डॉक्यूमेंट मांगा, कोई रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट मांगा, आपने उसको डॉक्यूमेंट नहीं दिया, तो या फिर किसी पर्सन को एग्जामिन नहीं करने दिया, अपेयर नहीं होने दिया इंस्पेक्टर के सामने, तो उस पर्टिकुलर केस में 3 महीने की जेल की हवा और 500 रुपए तक का फाइन या फिर दोनों हो सकता है, राइट। तो ये है आपका इन रिस्पेक्ट ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट। आई होप इट इज क्लियर टू यू। नाउ मूविंग अहेड टू कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी। तो देखो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट को खत्म करते ही हमारे जो आपके एग्जिस्टिंग लॉज हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ सोशल सिक्योरिटी जो इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए, वो सारी चीजें आपकी कवर अप हो गई हैं। नाउ मूविंग अहेड विद दिस कोड, अब ये कोड लेकर आए जहां पे हमने जितने भी सोशल सिक्योरिटी के एक्ट पढ़े उनको कंसोलिडेट कर दिया और एक बना दिया कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी। अगेन इसको रिकमेंड किया आपके सेकंड नेशनल लेबर कमीशन ने, ठीक है, उसने रिकमेंड किया कि हमें एक लॉ लाना है ताकि हम सिंप्लीफाई कर दें, जस्ट बिकॉज इतने सारे एक्ट्स हैं सब एक दूसरे से ओवरलैप करते हैं, लिटिगेंट्स बहुत परेशान हो रहे हैं, तो हमको एक कोड लेकर आना है। बट अभी ये कोड आपके एप्लीकेबल नहीं है, ये एप्लीकेबल तभी होंगे जब गवर्नमेंट इसको ऑफिशियल नोटिफिकेशन द्वारा बताएगी कि भाई इस डेट से ये इफेक्टिव माने जाएंगे। तो उससे पहले अभी ये आपके एक्ट एप्लीकेबल नहीं है, एग्जिस्टिंग लॉज आपके एप्लीकेबल हैं। ये कोड्स जो हैं अभी प्रेसिडेंट के एसेंट मिल गई है, बट देन अभी ये एप्लीकेबल नहीं है, राइट। इस इंटेंट से कि सिंप्लीफाई हो जाएंगी, कंसोलिडेट करते हैं लेबर लॉज को। यहाँ पर सेकंड नेशनल कमीशन ऑफ लेबर लॉ ने रिकमेंड किया कि हमें जो है कंसोलिडेट करके कोड्स बना देना चाहिए। हम इससे पहले भी बहुत सारे कोड्स डिस्कस कर चुके हैं। इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड हमने डिस्कस किया, वेजेस पे हमने जो कोड है वो डिस्कस किया, कोड ऑन वेजेस 2019, और ये हम डिस्कस कर रहे हैं कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, राइट। तो सिमिलरली जैसे वहां पे हमने बताया कि कंसोलिडेट करके एक कोड बना दिया, वैसे ही यहाँ पे भी सोशल सिक्योरिटी का एक कोड लेकर आए। इस एम क्या है इसका कि ये एप्लीकेबल होता है सारे ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज सेक्टर पे भी, एक्सटेंड होता है सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स देने के लिए ड्यूरिंग सिकनेस मैटरनिटी, डिसेबलमेंट एक्सेट्रा टू ऑल द एम्प्लॉयज एंड द वर्कर्स वर्किंग अक्रॉस डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन। जो भी वर्कर्स आपके डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, तो चाहे वो ऑर्गेनाइज सेक्टर के हों या फिर ऑर्गेनाइज सेक्टर के हों, उनको सोशल वेलफेयर प्रोवाइड करना, सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, उनको सिकनेस बेनिफिट प्रोवाइड करना, मैटरनिटी बेनिफिट प्रोवाइड करना, ये सारा बेसिक एम और ऑब्जेक्टिव है इस पर्टिकुलर कोड का, राइट। नाउ देखो ये सारे एक्ट्स आपके कंसोलिडेट किए गए हैं। वी हैव डिस्कस्ड हियर द एम्प्लॉइज कंपनसेशन एक्ट, इफ यू रिमेंबर, एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड एक्ट, पेमेंट ऑफ ग्रेट्युटी एक्ट, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, की सारी चीजें हमने यहाँ पे पढ़ी है, सारे एक्ट पढ़े हैं, और ये सारे एक्ट आपके कंसोलिडेट हो गए हैं इस पर्टिकुलर कोड में, सोशल सिक्योरिटी कोड में। नाउ देयर आर अदर एक्ट्स आल्सो जो इंपॉर्टेंट नहीं है इतने ज्यादा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, तो इफ यू विश यू कैन रीड इट बाय योरसेल्फ। अनऑर्गेनाइज्ड लेबर सोशल सिक्योरिटी एक्ट, at the same time building and other construction workers welfare act, the एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कंपल्सरी नोटिफिकेशन एक्ट। तो ये कुछ एक्ट्स से कभी क्वेश्चन आए नहीं है एग्जामिनेशन में, दैट इज व्हाई इट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट और यू कैन से रेलिवेंट फॉर द एग्जामिनेशन, बट देन इफ यू विश टू रीड यू कैन रीड दीज एक्ट्स आल्सो। तो ये सारे ही एक्ट्स आपके कंसोलिडेट कर दिए गए हैं इस सोशल सिक्योरिटी कोड में, राइट। नाउ कहाँ पे ये एक्ट आपका एप्लीकेबल होगा, क्या इसका कवरेज है, उसके रिस्पेक्ट में बात करते हैं। तो जो ये कोड है ये अप्लाई होता है सब पे, ठीक है, सब पे, हर एक पर्सन पे, टू एवरीवन ऑन वेजेस इन एन एस्टैब्लिशमेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ एन ऑक्यूपेशन। ये किस तरीके का क्या ऑक्यूपेशन है इससे फर्क नहीं पड़ता, ये जो कोड है आपका ये सब पे एप्लीकेबल होता है, ऑर्गेनाइज सेक्टर पे भी होता है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर पे भी होता है। नाउ इफ यू रिमेंबर कि जो हमने पेमेंट ऑफ ग्रेट्युटी एक्ट पढ़ा था तो वहां पे वेजेस की डेफिनेशन पढ़ी थी, राइट। तो जो वेजेस की डेफिनेशन है उसमें कुछ चेंजेस कर दिए गए हैं, और जो ये कोड है उसमें ये डेफिनेशन ऐड कर दी गई है वेजेस की, जो इंक्लूड करता है सब तरीके के रेन्यूमरेशंस, ऑल काइंड ऑफ रेन्यूमरेशंस केपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, जिनको आप मनी में एक्सप्रेस कर सकते हो, और इंक्लूड करता है बेसिक वेज, डीए और आरए, दैट इज योर डीएनएस अलाउंस, और आपका रिटेनिंग अलाउंसेस को यहाँ पे इस वेजेस की डेफिनेशन में इंक्लूड किया। क्या चीजें वेजेस की डेफिनेशन में फॉल नहीं करती हैं, वो है आपकी ओवर टाइम कंपनसेशन, हाउस रेंट, कन्वेंस अलाउंसेस, ग्रेट्युटी अपॉन टर्मिनेशन, और एनी रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन। तो ये सारी चीजें आपकी इंक्लूड नहीं होती हैं। अगर आप ग्रेट्युटी एक्ट के वेजेस की डेफिनेशन देखोगे तो थोड़ी सी डिफरेंस थी, तो यहाँ पे ये चेंजेस किए गए हैं आपके सोशल सिक्योरिटी कोड में। नाउ टॉकिंग अबाउट द स्ट्रक्चर एंड प्रोसीजर, तो यहाँ पे कहता है कि जो ये पर्टिकुलर कोड है ये डील करता है सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन से, एम्प्लॉइज कंपनसेशन से, प्रोविडेंट फंड से, ग्रेट्युटी एम्प्लॉइज
स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन से, सोशल सिक्योरिटी फॉर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स, गिग वर्कर्स, एंड ये सारी चीजें इसमें यहाँ पे ये आती हैं। सारे ये जो कोड है इन सारी चीजों से डील करता है। मैंने बताया आपको ये सारे एक्ट आपके कंसोलिडेट हो गए हैं और इंट्रीगेट कर दिया उसको एक पर्टिकुलर कोड में, राइट। नाउ एवरी एस्टैब्लिशमेंट शैल मैंडेटरी ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन। अब इस कोड का बेसिक फंडा क्या है, बेसिक चीज क्या है यहाँ पे बोली उन्होंने कि जितने भी आपके ये एस्टैब्लिशमेंट है, ठीक है, जितने भी एस्टैब्लिशमेंट हैं तो उसको रजिस्ट्रेशन कराना होगा इस कोड के अंडर, राइट। अगर उसको बेनिफिट्स अवेल करने हैं तो उस पर्टिकुलर केस में उस एस्टैब्लिशमेंट को रजिस्ट्रेशन कराना होगा इस कोड के अंडर। ये कहता है एवरी एस्टैब्लिशमेंट शैल मैंडेटरी ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन अंडर दिस कोड इंक्लूडिंग एस्टैब्लिशमेंट ऑलरेडी रजिस्टर्ड अंडर सेंट्रल एक्ट। तो अगर कोई आपका ऑर्गेनाइजेशन है जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है सेंट्रल एक्ट में, उसको भी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी है। नाउ वर्कर्स आर under different category shall be required to registered as applicable to the chapter in this particular code। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो different workers हैं जो different categories में काम करते हैं तो उनको उस चैप्टर में बता रखा है, इस कोड के जो चैप्टर्स है उसमें बता रखा है कि किस तरीके से रजिस्ट्रेशन कराना है, राइट। फर्दर एनी बिजनेस इन द प्रोसेस ऑफ क्लोजर, अगर मान लो कोई बिजनेस है वो बंद हो गया, ठीक है, तो इस पर्टिकुलर केस में आपको अपने रजिस्ट्रेशन को कैंसिल भी कराना है, राइट। तो ये कहता है कि कोई ऐसा बिजनेस जो प्रोसेस में है कि भाई बंद होने वाला है तो इस पर्टिकुलर केस में उसको अप्लाई करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन के लिए इस पर्टिकुलर कोड में। नाउ विद द इंटेंट टू इंक्रीज द ऑथेंटिसिटी ऑफ द कोड, any employee or worker employed in an unorganized sector must establish their identity through their आधार कार्ड। तो ये कहता है जस्ट बिकॉज इस कोड की ऑथेंटिसिटी बढ़ जाए, जस्ट बिकॉज अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के लोग भी कवर हो, उनको भी सोशल बेनिफिट मिला जाए, सोशल सिक्योरिटी के बेनिफिट्स मिले उनको, इसलिए यहाँ पे कहा कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के जो वर्कर्स हैं वो अपनी आइडेंटिटी स्टैब्लिश कर सकते हैं आधार कार्ड से, कि भाई आप अपना आधार कार्ड दिखाओ और फिर आप अवेल कर सकते हो सारे बेनिफिट्स इस पर्टिकुलर कोड के अंडर, राइट। नाउ विल बी सेइंग कि क्या चेंजेस हुए हैं इस पर्टिकुलर एक्ट में। तो पहले अगर हम एग्जिस्टिंग एक्ट की बात करें, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड एक्ट की बात करें, तो पहले एग्जिस्टिंग लॉ में क्या कहता है, ये कहता है कि हर फैक्ट्री पे लगेगा, हर दूसरे एस्टैब्लिशमेंट में लगेगा जहां पे 20 या 20 से ज्यादा लोग काम करते हैं, एम्प्लॉइज काम करते हैं, राइट। अब कोड में क्या हो गया, कह रहा है कि हर एस्टैब्लिशमेंट में लगेगा जहां पे 20 या 20 से ज्यादा एम्प्लॉइज काम करते हैं। तो यहाँ पे पहले फैक्ट्रीज और अदर एस्टैब्लिशमेंट था, यहाँ पे कहता है कि हर एस्टैब्लिशमेंट पे लगेगा जहां पे 20 या 20 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। Now, talking about Employees State Insurance Corporation, इस एक्ट के रिस्पेक्ट में ये कहता है कि किस पे एप्लीकेबल होगा, सारी फैक्ट्रीज पे अदर देन द सीजनल फैक्ट्रीज। यहाँ पे कह रहा है कि हर उस फैक्ट्री में जहाँ पे 10 या 10 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं अदर देन सीजनल फैक्ट्री, बट यहाँ पे इन्होंने इंक्लूड कर दिया वो एस्टैब्लिशमेंट जो कंडक्ट करते हैं हजार्डियस ऑक्यूपेशन। तो यहाँ पे एक माइनर चेंज आया है आपका कि इसमें इंक्लूड कर दिया हजार्डियस ऑक्यूपेशन वाले लोगों को भी, तो ये पर्टिकुलर एक्ट उन पे भी एप्लीकेबल होता है। नाउ ग्रेट्युटी एक्ट की अगर बात करें तो वो एप्लीकेबल होता है हर फैक्ट्री पे, प्लांटेशन पे, माइंस पे, पोर्ट्स पे, राइट। फैक्ट्री, प्लांटेशन, पोर्ट, ऑयल फील्ड, माइंस एंड रेलवे कंपनीज पे जहां पे, और हर शॉप और एस्टैब्लिशमेंट पे जहां पे 10 या 10 से ज्यादा लोग काम करते हैं प्रीसीडिंग 12 मंथ, पिछले 12 महीने में 10 या 10 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। अब नए कोड में यहाँ पे क्या कहता है कि एवरी एस्टैब्लिशमेंट एम्प्लॉइंग 10 और मोर देन 10 एम्प्लॉइज ऑन एनी डे प्रीसीडिंग 12 मंथ्स, द चैप्टर शैल आल्सो अप्लाई टू एवरी शॉप, फैक्ट्रीज, ऑयल फील्ड, माइन, रेलवे कंपनी, प्लांटेशन एंड पोर्ट। तो यहाँ पे कह दिया कि 10 या 10 से ज्यादा लोग जहाँ पे काम कर रहे हैं पिछले 12 महीने में, तो उस पे ये एक्ट आपका एप्लीकेबल होगा, ये कोड आपका एप्लीकेबल होगा। एट द सेम टाइम कोई भी पर्सन, कोई भी शॉप, कोई भी फैक्ट्री, कोई भी ऑयल फील्ड, माइंस, प्लांटेशन, सब पे ये एक्ट आपका एप्लीकेबल किया जाएगा, राइट। नाउ टॉकिंग अबाउट मैटरनिटी बेनिफिट, अब देखो यहाँ पे मैं बार बार कह रही हूँ कि एक्ट एप्लीकेबल होगा। अब यहाँ पे कोड में क्या किया, उन्होंने चैप्टर्स बना दिए कि फॉर एग्जांपल चैप्टर 1, 2, 3 में क्या दे रखा है, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के बारे में दे रखा है, एग्जांपल दे रही हूँ मैं, ठीक है, या फिर 3, 4, 5 में। तो यहाँ पे उन्होंने इन सारे एक्ट्स का चैप्टर्स बना दिए गए हैं कोड में, दैट इज व्हाई इट इज सेइंग कि चैप्टर एप्लीकेबल होगा, चैप्टर में बता रखा है ये सारी चीजें। नाउ टॉकिंग अबाउट मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, तो ये कहता है कि पहले एग्जिस्टिंग लॉ में क्या था कि हर एस्टैब्लिशमेंट, माइंस पे भी इंक्लूडिंग माइंस, फैक्ट्री, प्लांटेशन, सब पे एप्लीकेबल होता है, राइट। जहाँ पे कोई भी पर्सन जो इन्वॉल्व है आपका इक्वेस्ट्रियन या फिर एक्रोबेटिक परफॉर्मेंसेस में इन्वॉल्व है या उस तरीके की कोई भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो तो उन पे एक्ट एप्लीकेबल होगा। यहाँ पे कह रहा है कि हर एस्टैब्लिशमेंट पे एप्लीकेबल होगा, इनफैक्ट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस पे भी एप्लीकेबल होगा, राइट। तो एप्लीकेबल टू एवरी एस्टैब्लिशमेंट इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। ऐसा हमने मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट में पहले जो एग्जिस्टिंग लॉ है उसमें तो कुछ भी नहीं पड़ा, राइट। तो यहाँ पे ये कोड में ऐड कर दिया गया है कि ये एप्लीकेबल होगा गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस पे भी जहाँ पे 10 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट योर एम्प्लॉइज कंपनसेशन एक्ट, तो कंपनसेशन एक्ट की बात करूं तो ये एप्लीकेबल होता है सर्टेन क्लास ऑफ एम्प्लॉयर द्वारा,
ठीक है, फॉर द पेमेंट ऑफ कंपनसेशन टू देयर एम्प्लॉयज फॉर द इंजरी बाय एक्सीडेंट, कि मान लो सर्टेन एम्प्लॉयर्स हैं वो पे करेंगे एम्प्लॉयज को अगर उनको कोई इंजरी हो जाती है बाय एक्सीडेंट। अब यहाँ पे ये कहता है कि सब पे ही एप्लीकेबल है सारे एम्प्लॉयज पे एंड एम्प्लॉयज पे टू हुम चैप्टर 4 डज नॉट अप्लाई। चैप्टर 4 बात करता है इंश्योरेंस की, जो इंश्योरेंस वाला चैप्टर है वो जिसपे एप्लीकेबल हमने कहा था, मैंने पहले भी बताया था कि जब हमने वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट पढ़ा था तो वहां पे अगर स्टेट इंश्योरेंस एक्ट एप्लीकेबल है तो फिर वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता है, तो वो सेम बात यहाँ पे कही गई है। नाउ टॉकिंग अबाउट इंडिविजुअली, तो हमने एप्लीकेबिलिटी देख लिया, अब हम एक एक करके एक्ट को देखेंगे। तो यहाँ पे कहता है कि एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, इसके रिस्पेक्ट में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। तो ये कह रहा है कि जो ये इंश्योरेंस फंड है शैल बी सेट अप फॉर द पेमेंट ऑफ बेनिफिट्स। ठीक है, ये फंड जो स्टेट इंश्योरेंस का जो फंड है इसको स्टैब्लिश किया गया है ताकि हम बेनिफिट्स पे कर सकें। ठीक है, मेडिकल ट्रीटमेंट करा सकें, अटेंडेंस ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन, ट्रैवलिंग एंड कंपनसेटरी अलाउंसेस, pension, leaving and joining allowances, payment of contribution to the government, among other costs that shall be defrayed by the employees state insurance corporation for administration। तो इन सारे कामों के लिए आप जो है पेमेंट कर सकते हो उस पर्टिकुलर फंड से, राइट। नाउ द कोड यूनिफॉर्मली एक्सटेंड इट्स कवरेज अंडर द एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट टू ऑल द एस्टैब्लिशमेंट्स। अब यहाँ बस की कवरेज हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि सब पे एप्लीकेबल होता है, सारे एस्टैब्लिशमेंट पे एप्लीकेबल होता है ये पर्टिकुलर एक्ट जहाँ पे 10 या 10 से ज्यादा लोग ने काम किया है। ठीक है, जो काम कर रहे हैं या काम किया है, काम कर रहे हैं एक्चुअली, राइट। नाउ द कोड प्रोवाइड्स एन ऑप्शन फॉर टू द एस्टैब्लिशमेंट एम्प्लॉइंग लेस देन 10 एम्प्लॉइज। अब यहाँ पे कहता है कि अभी तक हमने देखा कि 10 से 10 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं तभी एक्ट एप्लीकेबल होगा। आगे कहता है यहाँ पे कि यहाँ पे ये पावर दी गई है कि वो अगर चाहें तो एक्सटेंड कर सकते हैं उस एम्प्लॉयमेंट में भी, उस एस्टैब्लिशमेंट में भी जहाँ पे 10 से कम लोग काम कर रहे हैं, राइट। तो कोड ये एक ऑप्शन प्रोवाइड करता है उस एस्टैब्लिशमेंट को कि जहाँ पे 10 से कम लोग भी काम कर रहे हैं उस पर भी ये एक्ट आपका एप्लीकेबल हो, स्टेट इंश्योरेंस एक्ट। नाउ टॉकिंग अबाउट ग्रेट्युटी, ग्रेट्युटी के रिस्पेक्ट में कहता है कि पहले ग्रेट्युटी एक्ट में क्या है कि जो पेबल होगा एम्प्लॉय को तभी जब वो 5 साल की कंटिन्यूअस सर्विस प्रूव करेगा कि भाई वो कंटिन्यूअसली 5 साल से सर्विस में है, राइट। और फिर उसको वो ग्रेट्युटी मिलेगी सुपरएनुएशन पे या फिर रिटायरमेंट पे या फिर डेथ पे। नाउ इट इज एप्लीकेबल टू एम्प्लॉयज हु वर्क ऑन अ फिक्स टर्म बेसिस। अब यहाँ पे कोड में क्या कह दिया कि जो एम्प्लॉयज आपके फिक्स टर्म बेसिस पे काम करते हैं उनको भी ग्रेट्युटी मिलेगी और उनकी जो ग्रेट्युटी है वो कैलकुलेट होगी प्रो रेटा बेसिस के हिसाब से, राइट। तो यहाँ पे कहता है कि जो फिक्स टर्म एम्प्लॉयज हैं उन पे भी ये कोड आपका एप्लीकेबल होगा। एंड एनी सच इवेंट एज नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, कंटिन्यूअस सर्विस शैल एम्प्लॉय 3 years फॉर दी वर्किंग जर्नलिस्ट एंड फॉर दी न्यूज़पेपर एम्प्लॉयज। अब ये कहता है कि जनरल रूल क्या है कि 5 साल आपने काम किया हो आपको ग्रेट्युटी मिलेगी, बट इन केस ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट और यू कैन से न्यूज़पेपर एम्प्लॉयज उनको 3 साल अगर उन्होंने काम किया है तो ये माना जाएगा कि उनकी कंटिन्यूअस सर्विस है। ठीक है, तो अगर उन्होंने 3 साल काम किया है तो उनकी कंटिन्यूअस सर्विस मानी जाएगी और वो एलिजिबल होंगे ग्रेट्युटी लेने के लिए। अब यहाँ पे कहता है जो कंटिन्यूअस सर्विस है 5 साल की, दैट इज नॉट मैंडेटरी फॉर एम्प्लॉयज वर्किंग ऑन अ फिक्स टर्म बेसिस। तो जो फिक्स टर्म बेसिस पे काम कर रहे हैं जैसे डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से ये इजी हो जाता है एम्प्लॉयर के लिए। डिमांड है तो हायर कर लिया फिक्स टर्म बेसिस पे कि भाई 1 साल के लिए काम करो, 1.5 साल के लिए काम करो, 3 साल के लिए काम करो। तो फिक्स टर्म बेसिस पे एज पर द डिमांड यहाँ पे एम्प्लॉयर के लिए भी फायदा होता है। और यहाँ पे फिक्स टर्म बेसिस पे जो नौकरी करने आते हैं उनके लिए कोई टर्म नहीं है कंटिन्यूअस पीरियड, मतलब जितना भी उनका टर्म है वो फुलफिल कर दिया तो वो ग्रेट्युटी के लिए एलिजिबल है। ऐसा नहीं है कि 5 साल होने ही चाहिए, या वर्किंग जर्नलिस्ट या अभी हमें न्यूज़पेपर एम्प्लॉयज के लिए देखा कि 3 साल मैंडेटरी है कंटिन्यूअस सर्विस होने के लिए, इनके लिए ऐसा कोई भी रूल नहीं है। ठीक है, तो जो फिक्स टर्म बेसिस है उनके लिए कोई भी मैंडेटरी नहीं है कि उनको जो है कंटिन्यूअस सर्विस प्रूव करनी है 5 साल की, राइट। इंस्टेड सच एम्प्लॉयज शैल बी पेड ग्रेट्युटी ऑन दी प्रो रेटा बेसिस, तो उनको प्रो रेटा बेसिस पे ग्रेट्युटी दिलाई जाती है। एंड इट इज अ पॉजिटिव स्टेप, ताकि एम्प्लॉय के लिए पॉजिटिव स्टेप है who works on the term basis of employment, कि भाई टर्म बेसिस पे काम कर रहे हैं, फिक्स टर्म बेसिस है, 1 साल कर लिया 2 साल कर लिया, इस तरीके से काम करें, दैट इज बेनिफिशियल फॉर द एम्प्लॉय एज वेल एज फॉर द एम्प्लॉयर। क्योंकि एम्प्लॉयर अपना हायर कर सकता है आपको डिमांड देखकर, ठीक है, डिमांड सप्लाई देखकर वो आपको हायर कर सकता है और यहाँ पे आप भी फ्री हो कि हाँ भाई आप अपने फिक्स टर्म के लिए काम कर रहे हो। नाउ व्हाइल द थ्रेशोल्ड फॉर द ग्रेट्युटी अमाउंट पेबल टू द एम्प्लॉय इज येट टू बी डिसाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो पहले थ्रेशोल्ड क्या थी, मैक्सिमम क्या दे सकते हो, 20 लाख रुपए तक का दे सकते हो, राइट। और यहाँ पे कह रहा है इस कोड में अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड नहीं किया है कि क्या थ्रेशोल्ड लिमिट होगी ग्रेट्युटी के केस में। नाउ अदर बेनिफिट्स जैसे मैटरनिटी बेनिफिट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कह रहा है कि एवरेज डेली वेज के साथ उसको पैसे दिए जाएंगे। रिसीव करना है अगर आपको तो 80 दिन आपने काम किया हो। अमेंडमेंट से पहले यहाँ पे 160 दिन थे, ये ध्यान रखना एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। ये कहता है मैक्सिमम पीरियड क्या होगा, 26 वीक्स का होगा, ठीक है।
26 वीक्स का होगा मैक्सिमम पीरियड आपका मैटरनिटी लीव का। और यहाँ पे कहता है कि आपको जो है मेडिकल बोनस प्रोवाइड किया जाएगा 3500 रुपए के अराउंड का, ठीक है। मेडिकल बोनस भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। नाउ एम्प्लॉइज कंपनसेशन, अब एम्प्लॉइज कंपनसेशन के रिस्पेक्ट में क्या कहता है कि वर्कर एंटाइटल है कंपनसेट करने के लिए उन सबको जिनको इंजरी हुई है किसी एक्सीडेंट से, राइट। तो यहाँ पे आगे कहता है कि जो भी एक्सीडेंट्स या ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स हैं वो भी एम्प्लॉइज लाइबल हैं, ठीक है। वो भी एम्प्लॉइज जो हैं आपकी कंपनसेशन ले सकते हैं एम्प्लॉयर से। तो एक्सीडेंट और ऑक्यूपेशनल हजार्ड फॉर विच एम्प्लॉइज आर लाइबल हैज बीन लिस्टेड आउट इन द थर्ड शेड्यूल। जिसके लिए एम्प्लॉइज लाइबल हैं वो थर्ड शेड्यूल में मेंशन है। आपका जो अमाउंट है कंपनसेशन का वो इक्वल होगा 50% ऑफ द डिजीज एम्प्लॉइज मंथली वेजेस, जो भी उसकी मंथली वेजेस है उसका 50% उसको दिया जाएगा, मल्टीप्लाइड विद द रिलेवेंट फैक्टर्स जो हमने पहले देखा, बिल्कुल सेम वैसा ही है यहाँ पे भी, इस पर्टिकुलर कोड में भी। और यहाँ पे कहता है फॉर द एम्प्लॉइज विद द परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी, अगर कोई परमानेंटली डिसेबल्ड हो गया है उस पर्टिकुलर केस में 60% मानेंगे मंथली वेजेस का, मल्टीप्लाई विद द रिलेवेंट फैक्टर्स, राइट। तो यहाँ पे जो रिलेवेंट फैक्टर्स कौन डिसाइड करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट उसको डिसाइड करेगी। तो यहाँ पे ये चीज इंपॉर्टेंट है कि वर्कर्स जो आपके ऑक्यूपेशनल हजार्डियस ऑक्यूपेशन में इन्वॉल्व है उनको भी कवर अप किया गया है इस कोड में फॉर दी बेनिफिट्स, राइट। नाउ लेट्स सी दी पेनल्टीज एंड ऑफेंसेस। अब यहाँ पे पेनल्टीज ऑफेंस देखो कि अगर कोई भी पर्सन फेल हो जाता है कंट्रीब्यूट करने के लिए तो उस पर्टिकुलर केस में 3 साल की सजा और 1 लाख रुपए तक का फाइन है। मैक्सिमम पनिशमेंट जो है वो आपकी 3 साल की है, विच शैल नॉट बी लेस देन 1 ईयर, 1 ईयर से कम नहीं हो सकती, और फाइन होगा आपका 1 लाख रुपए तक का, ठीक है। नाउ अगर वो दोबारा कर रहा है, अगेन बार बार वो कर रहा है, या फिर वो कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, डिडक्शंस कर रहा है, या फिर पे नहीं हो रहा है एम्प्लॉयर द्वारा, उस पर्टिकुलर केस में नॉट लेस देन 2 मंथ्स बट विच में एक्सटेंड्स टू 6 मंथ्स एंड फाइन अप टू 50,000 रुपीज, राइट। तो यहाँ पे बेसिकली इम्प्रिजमेंट के रिस्पेक्ट में मत ये ध्यान रखना कि मैक्सिमम यहाँ पे 1 लाख की भी आपको फाइन इम्पोज किया जा सकता है इन केस जहाँ पे एम्प्लॉयर जो है फेल हो जाएगा कॉन्ट्रीब्यूशन देने में, राइट। नाउ अगर एम्प्लॉयर फेल हो गया प्रोवाइड करने में कोई भी मैटरनिटी बेनिफिट, या फेल हो गया प्रोवाइड करने में कोई भी रजिस्टर या कोई भी डॉक्यूमेंट जो उससे इंस्पेक्टर ने मांगा है, या फिर वो फेल हो गया सेस पे करने में, या फिर डिसऑनेस्टली वो कोई फॉल्स स्टेटमेंट बना रहा है, फॉल्स रिपोर्ट या फॉल्स इन्फॉर्मेशन दे रहा है, या ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है किसी भी इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर को उस पर्टिकुलर केस में, या फिर वो किसी को डिस्चार्ज कर रहा है, डिसमिस कर रहा है, या फिर रिड्यूस कर रहा है किसी की भी रैंक, या पेनलाइज कर रहा है वुमेन को जस्ट बिकॉज उसने मैटरनिटी लीव ली है, उस पर्टिकुलर केस में उसको इम्प्रिजमेंट होगी 6 महीने की, जो एक्सटेंड हो सकती है, और 50,000 रुपए तक का फाइन होगा, ठीक है। फाइन जो होगा वो 50,000 रुपए तक का होगा, या फिर दोनों भी हो सकता है। तो यहाँ पे 6 महीने की जेल की हवा और 50,000 रुपए तक का फाइन इम्पोज किया जाता है इन सारे मैटर्स में, राइट। सो इफ एनी पर्सन बीइंग एन एम्प्लॉयर फेल्स टू पे अमाउंट ऑफ ग्रेट्युटी, अगर अमाउंट ऑफ ग्रेट्युटी पे करने में फेल हो गए तो उस पर्टिकुलर केस में 1 साल तक की मिनिमम जेल की हवा और 50,000 रुपए तक का फाइन देना पड़ सकता है, राइट। नाउ अगर कोई पर्सन एम्प्लॉयर है वो डिडक्ट करता है, या कोई भी एम्प्लॉयर की सैलरी से कुछ भी कॉन्ट्रीब्यूशन डिडक्ट कर रहा है, ठीक है, और वो नहीं पे कर रहा है, या फिर वो पे नहीं कर रहा है, वो फेल हो जा रहा है पे करने में कोई भी कंट्रीब्यूशन, या वेजेस और एनी प्रिविलेजेस एडमिसिबल बाय द टू द एम्प्लॉय इन कंट्रावेंशन ऑफ द कोड, या फिर वो रिड्यूस कर रहा है वेजेस या कोई भी प्रिविलेजेस को रिड्यूस कर रहा है जो एडमिसिबल है एम्प्लॉय द्वारा, उस पर्टिकुलर केस में यहाँ पे उसको जो है सजा होगी 50,000 रुपए तक का फाइन, या वो फेल हो जा रहा है फॉर्म इन्फॉर्मेशन या कंपनसेशन देने के लिए एम्प्लॉय को, तो उस पर्टिकुलर केस में 50,000 रुपए तक का फाइन होगा। सी आई डोंट थिंक दैट एग्जामिनेशन में पेनल्टीज या इस तरीके से कोई क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि बहुत सारी पेनल्टीज है, कितना आप प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है याद करना। सो आई वुड से कि बस एक बार नजर डाल लेना इस चीज पे कि क्या क्या पेनल्टीज हैं, अदरवाइज इट इज नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन, क्योंकि इतना पेनल्टीज से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में मुझे नहीं लगता, और ना ही मैंने कोई PYQs में देखे हैं जहाँ पे पेनल्टी से क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। तो इतना पैनिक होने की जरूरत नहीं है कि कैसे याद करें इतने सारे जो पेनल्टीज हैं मैम, उसको हम कैसे याद करें, या कैसे इन सारे एक्ट्स की अलग अलग पेनल्टीज को ध्यान में रखा जाए एग्जामिनेशन के लिए। तो आई वुड से कि इट इज नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट टू लर्न इन रिस्पेक्ट ऑफ दी पेनल्टीज और जो भी आपकी ये ऑफेंसेस हैं, right? So I hope it is clear. I hope Code on Social Security is clear to you. I hope Maternity Benefit Act is clear to you. And here we have completed our entire code, that is Code on Social Security and the existing laws related to Social Security. एक और important announcement कि Study IQ provide करता है आपको EPFO का crash course, और यहाँ पे ये crash course में आप limited time में अपने course को cover up कर सकते हो comprehensive तरीके से। पूरे syllabus को examination point of view से आप cover up कर सकते हो बहुत ही कम समय में। तो इस
क्रैश कोर्स में आप अपने आप को एनरोल करें, यूज करें कोड श्री लाइफ फॉर द मैक्सिमम डिस्काउंट एंड यू कैन अवेल दिस क्रैश कोर्स इन जस्ट ₹3,999। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका नॉन जीएस पार्ट प्रिपेयर नहीं है और आपके पास बहुत कम टाइम है, तो पैनिक ना होकर क्रैश कोर्स को एनरोल कर लें और इसमें जुड़कर अपने लाइव क्लासेस को अटेंड करके अपने सिलेबस को अच्छी तरीके से एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप कवर अप कर सकते हैं। सो ये दोनों ही एग्जाम के लिए आपके लिए बेस्ट रहेगा ये कोर्स, चाहे वो एपीएफसी का एग्जाम हो या फिर ईओ या एओ का एग्जाम हो। तो ये दोनों ही ये दोनों ही जो भी एग्जाम है आपके, इसका सारा ही कोर्स मटेरियल हम प्रोवाइड करते हैं इस क्रैश कोर्स में। लाइव क्लासेस होती हैं और मैं इस कोर्स में आपको इंडस्ट्रियल रिलेशन और लेबर लॉ पढ़ाती हूँ, जहाँ पे मैं सारे एक्ट्स डिटेल में और इनफैक्ट एमसीक्यूज सब कुछ बताती हूँ एग्जामिनेशन को अच्छी तरीके से पूरा इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को कवर अप करने के रिस्पेक्ट में। एट द सेम टाइम एग्जाम में कैसे आपको आंसर करने हैं, किस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे इंडस्ट्रियल लॉ से, वो सारी चीजें मैं आपको इस क्रैश कोर्स में बताती हूँ, राइट। सो अभी तक अगर आपने एनरोल नहीं किया है तो आई वुड से यू मस्ट गो एंड एनरोल। डू नॉट वेस्ट योर टाइम बिकॉज ऑलरेडी टाइम बहुत कम है। डू नॉट फॉरगेट टू यूज द कोड श्री लाइफ फॉर द मैक्सिमम डिस्काउंट। सो this was all from my end in today's session. I hope you have enjoyed the video. Thank you so much for watching. Study IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।